नमस्कार। मैं हूं अंजू पंकज। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। एक बार फिर से 1978 के खौफनाक इतिहास को दोहराने की फिराक में थे दंगाई पिछले साल 24 नवंबर को। उनके निशाने पर आम लोग तो थे ही, लेकिन पुलिसकर्मी भी थे। कोशिश उनकी ये थी कि ज्यादा से ज्यादा पुलिसकर्मियों को मारा जाए और आम लोगों को मारा जाए। और इस खौफनाक साजिश का खुलासा मुल्ला अफरोज ने किया है, जिसे एक दिन पहले यूपी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। घटना के बाद से ही वो फरार चल रहा था। मुल्ला अफरोज वो है जिसने इन दंगों में मारे गए 5 लोगों में से 2 का कत्ल किया था। अयान और बिलाल को इसी मुल्ला अफरोज ने अपनी पिस्तौल से मौत के घाट उतारा था। अयान और बिलाल को वो मारना नहीं चाहता था। उसके निशाने पर तो पुलिसकर्मी थे, लेकिन भगदड़ मचने से निशाना चूक गया और अयान और बिलाल उसकी गोली से मारे गए। अब इस शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और ये पुलिस पूछताछ में ये सारे राज उगल रहा है कि किसके कहने पर यह साजिश रची गई थी, कहां से हथियार आए थे। ये सारी जानकारी अब वो यूपी पुलिस को दे रहा है। ये जो मुल्ला अफरोज है, दरअसल ये शारिक साठा गैंग का गुर्गा है। ऑटो लिफ्टर गैंग का सरगना शारिक साठा है तो संभल से, लेकिन वो दुबई में रहता है, यानी कि उसके अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन है। वो देश के कुख्यात ऑटो लिफ्टर्स में से एक है। वो भारत से लग्जरी गाड़ियां चुराकर नेपाल और बाकी जगहों पर भेजता था। उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन बाद में वो फर्जी पासपोर्ट बनाकर दुबई भाग निकला। और गौर करने वाली बात यह है कि यूपी पुलिस को पहले से ही शक था कि 24 नवंबर को संभल में जो हिंसा भड़की थी, उसमें कहीं ना कहीं शारिक साठा गैंग का ही हाथ है। संभल पुलिस को मुल्ला अफरोज के पास से 32 बोर की एक पिस्टल मिली है और पुलिस से लूटे गए कारतूस भी उसके पास से बरामद किए गए हैं। पुलिस पूछताछ में उसने बताया है कि शारिक साठा ने ही उन लोगों को हथियार मुहैया करवाए थे और ये हिंसा उसी ने रची थी। मुल्ला अफरोज के मुताबिक शारिक साठा ने एक साथी के जरिए हिंसा का पूरा प्लान खींचा था। 24 नवंबर 2024 को तथाकथित शाही जामा मस्जिद के बाहर नेताओं द्वारा इकट्ठा भीड़ को निशाना बनाने की बात कही थी। मुल्ला अफरोज ने बताया कि इस साजिश के तहत 10 से 20 लोगों की हत्या की जानी थी, जिसमें आम लोगों और पुलिस को निशाना बनाया जाना था। आप सोचिए कितने बड़े पैमाने पर यह साजिश रची गई थी। लेकिन मुल्ला अफरोज जो पुलिस को जानकारी दे रहा है कि एक साथी के जरिए शारिक साठा ने यह पूरी साजिश रची थी, तो आखिर वो साथी कौन है शारिक साठा का? क्योंकि आपको यह भी याद दिला दूं कि इस हिंसा के बाद पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज की थी, उसमें समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क का नाम मास्टरमाइंड के तौर पर शामिल है। इस पूरी हिंसा का मास्टरमाइंड जियाउर रहमान बर्क को ठहराया है यूपी पुलिस ने। तो क्या यह माना जाए कि शारिक साठा ने जियाउर रहमान बर्क के साथ मिलकर इस साजिश को अंजाम देने की कोशिश की? क्योंकि हथियार भी तो पहुंचाए हैं उसने मुल्ला अफरोज और बाकी आरोपियों तक। क्या यह माना जा सकता है कि बिना किसी राजनीतिक संरक्षण के दुबई में बैठा शारिक साठा संभल की हिंसा के लिए हथियार पहुंचा सकता है? आखिर किसकी मदद से हथियारों का जखीरा यहां पर पहुंचा? जिन हथियारों का इस्तेमाल मुल्ला अफरोज और बाकी आरोपियों ने किया, 5 लोगों की जान गई थी उस हिंसा में। तो वो पिस्तौल कहां से आए? और फिर हिंसा के बाद जो कारतूस के खोल इलाके से मिले थे, वो मेड इन पाकिस्तान और अमेरिका के थे। और जिस पिस्टल से 5 आरोपियों की जान गई थी, उन पिस्टल्स को या उन कारतूसों को यूपी पुलिस इस्तेमाल नहीं करती है। तो उस वक्त इस बात का अंदेशा जताया गया था कि कहीं ना कहीं इस हिंसा के कनेक्शन पाकिस्तान से जुड़े हो सकते हैं, आईएसआई से जुड़े हो सकते हैं या अंडरवर्ल्ड से जुड़े हो सकते हैं। और अब मुल्ला अफरोज खुद बता रहा है कि शारिक साठा के इशारे पर यह पूरी हिंसा की गई थी और उनके टारगेट पर पुलिसकर्मी और आम लोग थे। लेकिन यहां पर मुल्ला अफरोज ने गोलियां तो चलाई थी पुलिसकर्मियों की तरफ, लेकिन भगदड़ मचने से गोलियां लगी अयान और बिलाल को। अब ये जो शारिक साठा है, ये उत्तर प्रदेश का मोस्ट वांटेड अपराधी है जो दुबई में रहता है।
शारिक साठा दाऊद इब्राहिम और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए काम करता है। उस पर उत्तर प्रदेश और दिल्ली में 50 से ज्यादा मामले दर्ज है और वो संभल के दीपा सराय इलाके का रहने वाला है और अभी दुबई में बैठकर अपना नेटवर्क चला रहा है। संभल हिंसा के बाद खुफिया एजेंसियों ने संभल पुलिस को साठा के बारे में इनपुट भी दिया था और अब उसका गुर्गा मुल्ला अफरोज सारे राज पुलिस के सामने उगल रहा है और पुलिस अब उसके उन साथियों की तलाश में भी लग गई है जो इस पूरी साजिश में शामिल होंगे। और फिर अभी 2 दिन पहले संभल हिंसा के लिए पुलिस ने 9 और आरोपियों को गिरफ्तार किया था, यानी कि कुल 70 लोगों को अब तक संभल हिंसा के लिए गिरफ्तार किया जा चुका है, जिनमें 4 महिलाएं हैं। और ताजुब की बात यह है कि इनमें से किसी को भी अभी तक जमानत नहीं मिली है, सबके सब जेल में हैं। योगी सरकार एक भी आरोपी को बख्शने की मूड में नहीं है और इसीलिए तिलमिलाए घूम रहे हैं अखिलेश यादव भी और इलाके के समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क भी। मुल्ला अफरोज जो ये कह रहा है कि शारिक साठा ने किसी के साथ मिलकर इस पूरी साजिश को रचा था, तो बिना किसी राजनीतिक संरक्षण के ये संभव नहीं है। इसलिए मुल्ला अफरोज के खुलासे के बाद पुलिस के निशाने पर जियाउर रहमान बर्क भी आ गया है। पहले ही मास्टरमाइंड के तौर पर उसका नाम एफआईआर में शामिल है और अब जो 3 सदस्यीय आयोग का गठन किया था योगी सरकार ने, वो भी आज पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक जांच के लिए बैठेगा। और इस आयोग के अध्यक्ष रिटायर्ड जज देवेंद्र अरोड़ा हैं, रिटायर्ड आईपीएस पूर्व डीजीपी एके जैन और रिटायर्ड आईएएस अमित मोहन प्रसाद इसके सदस्य हैं। 3 सदस्यीय ये आयोग है और इसके सदस्य पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में आज 11 बजे से लेकर 4 बजे तक मौजूद रहेंगे। न्यायिक जांच आयोग के सचिव ने संभल के लोगों को आह्वान किया है कि जिसके पास भी इस हिंसा के बारे में कोई जानकारी है और वो अपनी गवाही आयोग के सामने देना चाहता है तो वो उनसे आकर मिल सकता है। यानी योगी सरकार जल्द से जल्द 24 नवंबर को भड़की इस हिंसा के मामले में अपनी जांच को एक मकाम तक पहुंचाना चाहती है। 70 लोग तो गिरफ्तार हो गए हैं, लेकिन मास्टरमाइंड अभी भी खुले में घूम रहा है। मुल्ला अफरोज ने भी रही सही कसर पूरी कर दी है, बता दिया है कि इसमें अंडरवर्ल्ड कनेक्शन है, हथियार वहीं से आए थे। तो अब यूपी पुलिस ये खंगालने की कोशिश कर रही है कि आखिर ये हथियार कब वहां पहुंचाए गए, इसके लिए कौन जिम्मेदार है, किस किस की क्या भूमिका है। हवा में उड़कर तो ये हथियार वहां नहीं पहुंचे होंगे, कोई ना कोई ऐसा शख्स है जो इलाके का जानकार भी है, भरोसेमंद भी है शारिक साठा का, इसीलिए उसने शारिक साठा के कहने पर इस पूरी हिंसा के तांडव को रचा। तो अब यूपी पुलिस उसी शख्स तक पहुंचने की कोशिश कर रही है जो इस खेल में शामिल था और अभी भी पर्दे के पीछे बैठा हुआ है। लेकिन 29 मार्च 1978 को संभल में जो नरसंहार हुआ था, जेनोसाइड हुआ था, जिसमें 184 लोग मारे गए थे, जब से योगी आदित्यनाथ ने उन दंगों की फाइलों को फिर से खुलवाने का आदेश दिया है, उसके बाद से 1978 के दंगों को लेकर एक के बाद एक कई खुलासे हो रहे हैं। अब जो ताजा खुलासा हुआ है उसके हिसाब से 1993 में उस वक्त के जो मुख्यमंत्री थे मुलायम सिंह यादव, उन्होंने सीएम बनते ही 18 दिन में संभल नरसंहार के 9 केस वापस ले लिए थे। मुलायम सिंह सरकार के वक्त में जिस आदेश में सरकार ने संभल हिंसा के मुकदमों को वापस लेने के लिए कहा था, वो आदेश अब सामने आ गया है। उस दंगे की सिर्फ 9 दिन के अंदर केस वापसी की सारी औपचारिकताएं पूरी कर ली गई थी। 16 दिसंबर 1993 को मुरादाबाद के तत्कालीन डीएम ने केस वापसी की सिफारिश मुलायम सरकार को भेज दी थी और 23 दिसंबर 1993 को दंगाइयों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने का आदेश जारी कर दिया गया था। दरअसल 1978 के दंगों को लेकर 16 मुकदमे दर्ज किए गए थे और मुलायम सिंह ने 5 दिसंबर 1993 को सीएम बनने के 18 दिन के अंदर सारे केस वापस ले लिए थे। 3 मुकदमों में तत्कालीन सरकार ने मुकदमा लिखाने वाले इंस्पेक्टर को ही कोर्ट में गवाही देने से रोक दिया था। इसीलिए 1978 के दंगों में 184 लोग मारे गए थे, लेकिन
एक भी मामले में किसी को सजा नहीं हुई। अब फिर से केस खुलने की प्रक्रिया के चलते पुलिस और प्रशासनिक अफसरों ने अपनी रिपोर्ट के साथ साथ ये सारी फाइलें योगी सरकार को भेजी हैं और इन्हीं में ये खुलासे हो रहे हैं कि किस तरीके से दंगाइयों को बचाया था मुलायम सिंह सरकार ने। और अभी तो सोशल मीडिया पर एक चिट्ठी वायरल हो रही है जो 23 दिसंबर 1993 को लिखी गई है और ये लिखा क्या गया है वो आपको बताती हूं। संभल नगर में दिनांक 30 मार्च 1978 को हुए दंगे के संदर्भ में पंजीकृत मुकदमों की वापसी का प्रस्ताव दिया जा रहा है और इसमें लिखा ये गया है कि 16 मुकदमों में से 8 मुकदमों को वापस लेने का फैसला किया गया है। पूरी बाकायदा लिस्ट दी गई है कि ये मुकदमे हैं, इनको वापस लिया जाना है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये जो मुरादाबाद के अधिकारी ने प्रस्ताव दिया है मुकदमों को वापस लेने का, ये किसी के कहने पर तो वो कर ही रहे थे। उस वक्त के जो मुख्यमंत्री थे मुलायम सिंह यादव, क्या उनके इशारे पर ये सब कुछ किया जा रहा था? क्योंकि 16 दिसंबर 1993 को मुरादाबाद के उस वक्त के डीएम ने केस वापसी की सिफारिश सरकार को भेजी थी, उसी की चिट्ठी में आपको दिखा रही थी। तो ये सिफारिश उन्होंने क्यों की? किसने उनसे कहा कि वो इस तरह की सिफारिश मुलायम सरकार को भेजे? और किसको बचाने की कोशिश हो रही थी? मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति की पराकाष्ठा है ये। किस तरह की राजनीति समाजवादी पार्टी करती आ रही है उसका जीता जागता प्रमाण है संभल के 1978 में हुए दंगे और उनसे जुड़े मामलों को जिस तरह से दबाया गया, ठंडे बस्ते में डाला गया, मामलों को बंद कर दिया गया। हिंदू समुदाय के साथ जो अत्याचार हुआ था, पीड़ितों को न्याय दिलाने की कोशिश तक नहीं की मुलायम सरकार ने और खुद ही चिट्ठियां लिखवाई प्रशासनिक अधिकारियों से। 16 दिसंबर को चिट्ठी लिखी जाती है मुरादाबाद के डीएम की तरफ से केस वापसी की और 23 दिसंबर 1993 को दंगाइयों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने का आदेश मुलायम सरकार ने जारी कर दिया। किसको खुश करने के लिए? कौन लोग थे जिनको क्लीन चिट देने की कोशिश मुलायम सरकार कर रही थी? संभल में उनका वोट बैंक उस वक्त से बसता आ रहा है। 1978 के दंगों के बाद सबसे ज्यादा फायदा संभल में मुस्लिम समुदाय के लोगों को हुआ। आज की तारीख में संभल में 80 से 85% मुस्लिम आबादी है, जबकि कहा जाता है कि 1978 से पहले 30 से 35% हिंदुओं की आबादी वहां पर थी और आज की तारीख में 10 से 12% हिंदू संभल में बसते हैं। अगर उस वक्त 1993 में सीएम बनने के साथ मुलायम सिंह यादव हिंदुओं के साथ न्याय करते, 1978 के दंगा पीड़ितों की मदद करते, उनको न्याय दिलाते, तो हिंदुओं को अपना घर बार उसी वक्त वापस मिल सकता था। क्योंकि तब तो बहुत ज्यादा वक्त नहीं हुआ था इन दंगों को, 15-16 साल हुए थे 1978 के दंगों को। उस वक्त उनके जख्म हरे थे। मुलायम सिंह यादव सीएम की कुर्सी पर बैठे थे, वो सबके सीएम थे, लेकिन उन्होंने सिर्फ एक पक्ष को फायदा पहुंचाने के लिए अपने वोट बैंक की खातिर हिंदुओं को मझधार में छोड़ दिया और सारे केस बंद करवा दिए जो मुस्लिम समुदाय से जुड़े हुए थे। जिस तरह से आज योगी आदित्यनाथ 1978 के दंगा पीड़ितों को न्याय दिलाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या उस वक्त के सीएम मुलायम सिंह यादव ये कोशिश नहीं कर सकते थे? अगर वो कोशिश करते तो हिंदुओं को उसी वक्त उनकी खोई हुई संपत्ति सब कुछ मिल जाता। और फिर योगी आदित्यनाथ ने जब विधानसभा के अंदर खड़े होकर ये कहा था कि 184 लोग 1978 के दंगों में मारे गए थे और उनके परिवारों को न्याय दिलाने की कोशिश की जाएगी, उसके बाद से पीड़ित परिवारों के मन में भरोसा जागा। उनको लगा कि अब उनको न्याय मिलने का वक्त आ गया है और उसके बाद से बहुत सारे लोगों ने योगी सरकार को चिट्ठियां लिखी हैं और अपनी प्रॉपर्टी वापस दिलाने की गुहार लगाई है। तुलसीराम माली, उसके परिवार को भी तो, उसके पोतों को भी तो हाल ही में उनकी प्रॉपर्टी वापस दिलाई है योगी प्रशासन ने। डॉक्टर शावेज, उन्होंने कब्जा कर रखा था उनकी प्रॉपर्टी पर, वहां पर जन्नत निशा नाम से एक स्कूल चल रहा था और दावा ये किया जा रहा था कि उनके अब्बू ने 1976 में ये जमीन खरीदी थी। जब प्रशासन ने कहा कि कृपया करके कागज दिखाइए, तो
तो उनके पास एक भी दस्तावेज नहीं था जो ये साबित कर पाता कि तुलसीराम माली से उनके अब्बू ने प्रॉपर्टी खरीदी थी। फर्जी कागज लेकर वो आ गए थे। और उसके बाद एक ब्रिजलाल है जो दलित समुदाय से आते हैं, उनका कहना है कि उनकी जूतों की दुकान को भी मुसलमानों ने लूट लिया था। वो सबको पहचानते थे, उन्होंने केस भी दर्ज करवाया था, लेकिन मुलायम सिंह यादव ने जो केस वापस करवाए थे उनमें उनका मामला भी शामिल था। उनको भी न्याय नहीं मिला। और अब एक विष्णु रस्तोगी है, वो भी सामने आए हैं। उनका कहना है कि वो भी दंगा पीड़ित थे 1978 की, उनकी प्रॉपर्टी भी हड़प ली गई थी। वो भी योगी सरकार से न्याय की गुहार लगा रहे हैं। तो अब धीरे धीरे करके वो हिंदू जो पलायन को मजबूर हो गए थे, जिन्हें रातों रात अपनी जान बचाकर अपनी प्रॉपर्टी, अपना घर बार छोड़कर भागना पड़ा था, जो इतने लंबे समय से चुप थे, क्योंकि जब भी वो अपनी प्रॉपर्टी को रिक्लेम करने के लिए आते थे तो उनको डरा धमकाकर वापस भेज दिया जाता था कि अब ये प्रॉपर्टी उनकी नहीं है। लेकिन योगी सरकार के भरोसे के बाद लोग वापस लौटना चाहते हैं अपने घरों को, और ये अखिलेश यादव के लिए सबसे बड़ी मुसीबत है। एक तो मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति कब से करती आ रही है समाजवादी पार्टी, इसकी पूरी पोल पट्टी खुल गई है। और फिर मिल्कीपुर चुनाव बिल्कुल सिर पर है। तो अखिलेश यादव की दिक्कतें बढ़ गई हैं मुल्ला अफरोज की गिरफ्तारी के साथ, और इसीलिए हाथ पांव फूल रहे हैं समाजवादी पार्टी के नेताओं के, क्योंकि मुल्ला अफरोज की गिरफ्तारी से इतना तो साफ है कि इस पूरे मामले में कोई ना कोई राजनीतिक पार्टी शामिल है। और वो कौन हो सकती है, ये एक ऐसा सच है जो सबको पता है, लेकिन सिर्फ सबूतों की तलाश में है यूपी पुलिस। और मुल्ला अफरोज की गिरफ्तारी के साथ वो उन सबूतों तक भी बहुत तेजी से पहुंचने वाली है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे चैनल को अपना पूरा समर्थन दें। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय हो। वंदे मातरम और जय श्री राम।